Assalamu alaikum, this is Dr. Amara from Anatomy Inside Out. Today we will discuss about glenohumeral joint, that is also called shoulder joint. इसको ग्लिनोह्यूमरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी जो आपकी स्केपुला की है और ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस का जो हेड है वो दोनों मिलके बनाएंगे। ये देखें इसकी आर्टिकुलेशन में हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी, ये आपका आ गया राउंडेड हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ब्लू कलर का जो है, और ये आ गई पूरी ग्लिनोइड कैविटी। ये हेड इसमें फिट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट फिगर में देखें ये जो पूरा ग्रीन एरिया और शोल्डर जॉइंट बना देगा। इसकी टाइप क्या है? ये भी साइनोवियल जॉइंट है ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेराइटी। बॉल एंड सॉकेट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो हेड है ये एज अ बॉल काम करेगा और जो ग्लिनोइड कैविटी है ये एज अ सॉकेट। लाइक ऑल द अदर जॉइंट्स इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय कैप्सूल। अब हम इसके लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। इसके लिगामेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या आ जाएगा? ग्लिनोह्यूमरल। ग्लिनोह्यूमरल क्या पता चल रहा है हमें? ग्लिनोइड कैविटी से लेके ह्यूमरस के हेड तक लग रहा है जाके, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, फिर कोरेकोह्यूमरल। कोरेकोह्यूमरल कोराकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस के हेड पे या ह्यूमरस पे जाके, और फिर असेसरी लिगामेंट या कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है कि असेसरी लिगामेंट या फिर कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट, प्रोटेक्ट्स सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट। दैट मीन्स कि उसकी सुपीरियरली डिसलोकेशन नहीं होने देता। अब अगर हम फिगर में देखें तो ये देखें आप, सबसे पहले असेसरी लिगामेंट है ये कोरेकोएक्रोमियल। कोरेकोएक्रोमियल क्या है? ये आपका कोराकोइड प्रोसेस है, यहाँ से ये निकला लिगामेंट और जाके लग गया एक्रोमियल प्रोसेस पे। फिर सेकंड वाला है जो कोरेकोह्यूमरल। कोरेकोह्यूमरल क्या है? कोराकोइड प्रोसेस से लग गया जाके ह्यूमरस पे, ये आपकी ह्यूमरस है। अब थर्ड वाला है ग्लिनोह्यूमरल। ग्लिनोह्यूमरल नाम से पता चल रहा है ये आपकी यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है और ये ह्यूमरस का हेड है, तो ग्लिनोह्यूमरल ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस तक। लास्ट वन इज ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक लगाता है? वो लेसर टू ग्रेटर टुबर्कल ऑफ ह्यूमरस, लेसर टू ग्रेटर टुबर्कल ऑफ ह्यूमरस पे इस तरह ट्रांसवर्स पोजीशन में लगा होगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल। फिर उसके बाद आ जाता है इसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसकी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सिलरी नर्व और सुप्रा स्केपुलर नर्व सप्लाई करती है इसको। फिर आ जाता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, फिर सुप्रा स्केपुलर एंड सब स्केपुलर। स्केपुला क्योंकि स्केपुला इन्वॉल्व है तो उसके नाम से ये सब होंगी। अब इसकी मूवमेंट्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू है आपका। इसी तरह से आपको टेबुलेटेड फॉर्म में ड्रॉ करना होता है, अगर टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं करो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आएगी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन करा रहा है? पेक्टोरलिस मेजर एंड डेल्टोइड। देन एक्सटेंशन कौन कराएगा? डेल्टोइड एंड लेटिसिमस डोर्साई। एडक्शन कौन करा रहा है? पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई, बाइसेप ब्रेकियाई एंड ट्राइसेप ब्रेकियाई। फिर एबडक्शन आ गई, वो सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टोइड, सेरेटस इंटीरियर, ट्रेपेजियस। देन मीडियल रोटेशन कौन करा रहा है? पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड, लेटिसिमस डोर्साई एंड टीरीज मेजर। देन कम्स लेटरल रोटेशन, वो भी डेल्टोइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर। अब हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इसकी डिसलोकेशन जो है ना सबसे आसान होती है। जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में उससे सबसे ज्यादा इजीली जो जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है वो है शोल्डर जॉइंट। उसके बाद वो कह रहा है कि यूजुअली अकर्स व्हेन आर्म इज एबडक्टेड। जब आर्म एबडक्टेड पोजीशन में होगा तब डिसलोकेशन ज्यादा पॉसिबल है। अब ऊपर हमने पढ़ा कि एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करेगी। जब इसकी डिसलोकेशन होगी तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। ये आपका सिनेरियो भी आता है, वाइवा में पूछते हैं कि अगर शोल्डर डिसलोकेशन हो तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व। ये आप अगर नीचे देखें इसमें फिगर में तो ये आपका नॉर्मल एनाटॉमी है, ठीक है। ये जा रही है आपकी एक्सिलरी नर्व जबकि जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है। जब ये देखें आपकी ग्लिनोइड कैविटी से इसका हेड ह्यूमरस का नीचे को आ गया, डिसलोकेट हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैक्शन आ जाएगी, यहाँ पे पुल आएगा, एक स्ट्रेन पड़ेगा तो डैमेज हो जाएगा आपका एक्सिलरी नर्व।
इसका सेकंड क्लिनिकल है फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ये बहुत कॉमन है आजकल, जो 40 to 60 इयर्स की एज के लोग होते हैं उनमें बहुत आसानी से ये हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि जो दो लेयर्स हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन की, एक ह्यूमरल हेड पे और दूसरी ग्लिनोइड कैविटी के पास, ये दोनों एडहेरेंट हो जाती हैं, आपस में स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, जिस वजह से ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसको बोलते हैं या फिर फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। और इसके सिम्टम्स में क्या होगा, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन किस वजह से हो रही है, क्योंकि वो एडहेसिव हो गया, दरम्यान में कोई स्पेस ही नहीं है मूवमेंट की, तो जब भी हल्का सा भी वो अपना बाजू हिलाएंगे शोल्डर तो उसको प्रोग्रेसिव पेन होगी जो कि इंक्रीज करती जाएगी विद टाइम पे। और यही आपकी स्नैरियो की वर्डिंग भी होगी, अगर स्नैरियो आता है ना आपको एग्जाम में तो यही लिखा होगा प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन। और जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, स्पेशली एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन। अच्छा, और इसका फोर्थ सिम्टम क्या है कि इनएबिलिटी टू रीच ओवरहेड। इनएबिलिटी टू रीच ओवरहेड क्या मतलब कि जैसे आपके ओवरहेड कोई आपने एक्टिविटीज करनी है, जैसे आपने हेयर कॉमिंग करनी है तो वो आप नहीं कर सकोगे, आपको पेन होगी, आप अपना बाजू ऊपर उठाओगे। फिफ्थ वन इज अनएबल टू स्लीप ऑन अफेक्टेड साइड। ऑब्वियसली अगर उस साइड पे पेन है, एड्रियन ये भी है, तो आप उस साइड पे नहीं वजन डाल सकोगे। अब अगर ये फिगर में देखें तो इस जगह पे ये देखें, ये आपके जॉइंट में स्पेस है जो मूवमेंट अलाउ करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एडहेजन हो गई है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्टिक हो गए हैं, तो मूवमेंट नहीं होगी। ये सब रेड एरिया जो ये इन्फ्लेमेशन शो किया हुआ है। अब इस फिगर में भी अगर आप देखें तो ये नॉर्मल जॉइंट कैप्सूल है बिल्कुल, और ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में क्या हो गया कि कैप्सूल की भी थिकनिंग हो गई है, ये जो रेड वाला सारा एरिया एडहेजन्स बन गई है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक गया और इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो जैसे बिल्कुल जुड़ गया, कोई स्पेस नहीं है मूवमेंट की, स्टिफ हो गया। That is all for today.